चलिए, तो हम लोग जो हैं फिर से अपने जर्नी को शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हम लोग इसको छोड़े थे। तो हम लोग जो है वेक्टर देख रहे थे, है ना, और वेक्टर में हम लोग काफी कुछ सीखे भी थे, जैसे कि दो वेक्टर्स को जोड़ना और दो वेक्टर को घटाना। तो हम लोग जो हैं दो वेक्टर को जोड़ना तथा दो वेक्टर को घटाना सीख चुके थे। यानी कि देखिए, जब भी दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते थे तो उसको हम लोग क्या कहते थे, रिजल्टेंट। और उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग कई सारे सवाल को भी लगाए थे इसमें। आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे, आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए, आज का जो है सेशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो वेक्टर को जो है हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो दो वेक्टर को जोड़ने से पहले जो है दो वेक्टर से ज्यादा यानी कि मोर देन टू वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो इसको सीखने से पहले जो है आइए हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को जान लेते हैं। तो आज की क्लास में जो है सबसे पहले हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखेंगे। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश के प्रकार। तो देखिए, पहला जो हमारा टाइप्स है यहां पर वो है जीरो वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर। इसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं, है ना, सॉरी। अगर हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो जीरो वेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य सदिश। अब देखिए, ये शून्य सदिश क्या है। तो देखिए, अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी कि देखिए, शून्य परिमाण वाले सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो आ गया, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, एक वेक्टर जो है, चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए। इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 मीटर का है, और हमारे पास एक और वेक्टर है बी, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है 2 मीटर का है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि देखिए, यहां पर रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए माइनस बी, और जब दो में से दो को घटाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा यहां पर क्या आ गया, जीरो। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। यानी कि वैसे वेक्टर जिसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जिसका परिमाण क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वैसे सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं, जीरो वेक्टर। अब देखिए, दूसरे पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, अब बताइए ना, जीरो का क्या डायरेक्शन होगा, कुछ पता चल पा रहा है क्या। लेकिन तो हम लोग यहां से क्या सीखे कि जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। और जीरो वेक्टर जो होता है इसका दिशा निर्धारित नहीं होता, इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती, इसको डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करें कि जब इसका डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं है, मैग्नीट्यूड भी जीरो है, तो आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं,
क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या इस जीरो वेक्टर का कोई मीनिंग है क्या? तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल इसका एक मीनिंग है। तो आइए समझते हैं कि जीरो वेक्टर जो है इसका क्या मीनिंग है। अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें कि यहां तक जो है क्लियर है, और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। है ना? चलिए, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, देखिए जीरो वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए, इन सम स्पेशल केस डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर कैन बी डिफाइंड। यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ विशेष स्थिति में शून्य सदिश की दिशा को परिभाषित किया जा सकता है ना? देखिए, विशेष स्थिति में, हर स्थिति की बात नहीं, अगर कुछ विशेष स्थिति बनते हैं तो उसमें जो है जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये जो पेन है, इसका मान लीजिए कि डायरेक्शन अभी इधर है, इस डायरेक्शन में ये क्या है, डायरेक्टेड। हम इस पेन को आधा तोड़ दिए, अब भी ये पेन का डायरेक्शन किधर है, इधर। फिर इसको हम आधा तोड़ देंगे, तब भी इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, आगे की ओर। यानी कि फाइनली अगर हम इसको तोड़ते जाएं, तोड़ते तोड़ते एकदम बिल्कुल छोटा भी कर दें, तो भी इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, आगे की दिशा। यानी कि देखिए, यहां पर हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, लेट वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए जो है वो पूरब की ओर डायरेक्टेड है। जो वेक्टर ए है उसकी दिशा किधर है, उसकी दिशा पूर्व की ओर है। अब देखिए, यहां पर लिखा गया है वेक्टर ए अपॉन एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेक्टर ए को किसी संख्या n से भाग लगाते हैं, ध्यान आपको रखना है यहां पर कि n आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यानी कि n का जो आप वैल्यू लेंगे यहां पर वो 0 से बड़ा लेंगे, यानी कि पॉजिटिव। तो देखिए, जब वेक्टर ए में हम n से भाग लगा दें, ठीक है ना, तो ये जो नंबर आएगा ये भी किधर डायरेक्टेड होगा यानी कि इस वेक्टर ए में किसी पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें तो भी वेक्टर उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर ये पहले था, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं लेट वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट, देन वेक्टर ए अपॉन एन। कंडीशन क्या होना चाहिए, एन 0 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब एन पॉजिटिव होना चाहिए, तब जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वो भी किधर डायरेक्टेड होगा, तो ईस्ट में ही डायरेक्टेड होगा। अब आइए आगे की बात को हम लोग समझते हैं। है ना? देखिए, यहां पर समझिएगा, जैसे इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर जो आपको ये साइन दिख रहा है, ये किसका साइन है, इंफिनिटी का साइन है। और ये जो एरो है इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू। अब देखिए, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हम n ले रहे हैं, अगर इस n को हम अनंत के बराबर रख दें, यानी कि लगभग हम इंफिनिटी कर दें, तो बताइए किसी संख्या में जब आप इंफिनिटी से भाग लगाइएगा तो वो क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 0 के करीब करीब होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर n हमारा इंफिनिटी के बराबर है तब a बटा n जो होगा वो क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। यानी कि इस चीज का जो वैल्यू आएगा, a बाई n का जो वैल्यू आएगा, ये कितना आ जाएगा, 0। लेकिन इस कंडीशन में भी ये किधर डायरेक्टेड होगा, तो ये डायरेक्टेड होगा ईस्ट में। व्हाट इट इज डायरेक्ट,
बट इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट। कहने का मतलब कि अगर किसी वेक्टर में हम किसी n संख्या से भाग लगा देते हैं और कंडीशन क्या लेना है कि n पॉजिटिव हो और मान लीजिए कि n इंफिनिटी के बराबर है, तो जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वो लगभग 0 के बराबर आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है ईस्ट में ही होगा। अगर यहां तक आप लोग का चीज क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दें, है ना। और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। जाकी अहमद जी यस सर, निशांत निराला यस सर। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, दीपक वर्मा जी यस सर, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। चलिए, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन की तरह ही आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें, है ना। और हम जो है आपको बहुत ज्यादा फास्ट बता नहीं रहे हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और बिल्कुल चीजों को क्या करना है, समझते हुए ही चलना है ना। चलिए, तो हम लोग जो है अब आगे की चर्चा करते हैं। तो ये था हमारा जीरो वेक्टर। चलिए, नेक्स्ट जो है ये है हमारा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, इकाई सदिश। अब देखिए, इकाई का मतलब क्या होता है, तो इकाई का मतलब होता है एक, यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी कि देखिए, अ वेक्टर which has unit magnitude is called unit vector, है ना। एक सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है उसे क्या कहते हैं, हम इकाई सदिश कहते हैं, है ना। अब जो है देखिए, जेनरली यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पर देखिए, आई के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, जे के ऊपर एक एरो लगा हुआ है और के ऊपर एक एरो लगा हुआ है। तो इस एरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरो को पढ़ते हैं कैप। यानी कि इसको पढ़ेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए, कहीं भी जैसे मान लीजिए कि आपको अगर इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए ए के ऊपर कैप, तो इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि ए वेक्टर है, लेकिन कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर है, कहने का मतलब कि इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आपका एक सवाल हो सकता है कि सर क्या हम वेक्टर ए को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी लिख सकते हैं, वेक्टर को ऐसे ही तो लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है ना। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप कैप लगा देते हैं, यानी कि अपवर्ड एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो देखिए, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप से। यानी कि अगर इसको हिंदी में हम बोलें तो देखिए, आमतौर पर इकाई सदिश को आई कैप, जे कैप तथा के कैप द्वारा दर्शाया जाता है। यहां तक आप लोग को क्लियर है चीजें, तो आप लोग इसको भी जो है नोट कर लें, है ना। और क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दें, क्लियर। चलिए, निशांत निराला जी यस सर, वेरी गुड, है ना। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, अगर आपको क्लास पसंद पड़ रहा है ना, तो आप जो है अपने मित्रों को भी जरूर से जरूर बताएं, है ना। क्योंकि देखिए, अभी जो है आपका ये बैच बिल्कुल न्यू है और अभी इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ना। तो आप अपने मित्रों को भी बोल सकते हैं, है ना। कन्हैया भोक्ता यस सर, कंटेंट में कोई दिक्कत आपको नहीं ना,
कन्हैया जी, है ना? चलिए ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए हों। चलिए अब आगे की जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए लोकेश कुमार जी, ये बैच कब से चल रहा है सर? देखिए ये बैच जो है आपका बिल्कुल भी न्यू है, इधर लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन ये जो है बंद जरूर रहा, कहने का मतलब मेरी क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि क्लास जो है आपका रेगुलर वे में ही होगा। और इसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी जो है हम लोग एक बेसिक सा टॉपिक डायमेंशन को देखे हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक वेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही आपका ये फ्रेश बैच। तो जैसे देखिए मैथ में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वहां पर एक्सिस के बारे में सीखे होंगे, तो वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो नाम सुने ही होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D फिगर की, यानी कि 3 डायमेंशन का अगर कोई भी फिगर होता है तो वहां पर 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग जे कैप से दिखाएंगे, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग के कैप से दिखाएंगे। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो देखिए एक्स वाई और जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप द्वारा निरूपित किए जाते हैं। यानी कि देखिए कहने का मतलब यहां पर यह है ना, जैसे देखिए अगर हम एक्सिस की चर्चा करें तो देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और देखिए जेड एक्सिस को जो है हम बोर्ड पर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? तो बोर्ड पर बनाना मजबूरी होता है, यानी कि प्लेन पर हम कोई भी 3D फिगर को नहीं बना सकते, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि देखिए जेड एक्सिस जो है इधर होगा, जेड एक्सिस किधर होगा, आगे की डायरेक्शन, इधर इस डायरेक्शन में आगे। तो यहां पर मजबूरी है, बोर्ड पर नहीं बना सकते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये जो है जेड एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स अक्ष के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप से दिखाएंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको के एक्सिस से दिखाएंगे। यानी कि आप लोग इसको नोट कर लें, आई का मतलब एक्स समझेंगे। अगर आपको कहीं पर आई कैप दिख रहा है इसका मतलब समझिए कि एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिट वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अगर आपको जे दिखा तो जे का मतलब आपको समझना है कि वेक्टर बाई एक्सिस में है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और अगर के कैप लिखा हुआ दिख जाए तो इसका समझिए कि वेक्टर जो है जेड एक्सिस में है और उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो आप लोग जो है इस फिगर को भी बना लेंगे कॉपी में समझने के लिए। और यहां तक क्लियर है? तो फिर से आप लोग बताइए कि यहां तक जो चीजें हैं क्लियर हैं, फिर जो है हम आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए फिगर नोट कर लिए। प्रवीण कुमार महतो, दीपक वर्मा, कन्हैया भोक्ता, यस सर। चलिए प्रिस्का सुनीता टिर्की, यस सर। जाकी अहमद, यस सर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस फिगर को नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए राकेश कुमार दास, यस सर, वेरी गुड।
तो देखिए हम लोग क्या सीखे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप, जे कैप और के कैप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब जो है देखिए यूनिट वेक्टर का ही ये पार्ट है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, द यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, द यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन इज फाउंड by dividing the given vector by its magnitude। सब बाउंस मार दिया सर, नहीं समझे इतना सारा इंग्लिश, तो आइए हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए दिए गए सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करके दी गई दिशा में इकाई सदिश ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर आप चाहते हैं यूनिट वेक्टर को निकालना, तो जैसे देखिए है ना, पुष्पा ज़ेल्क्सो, यस सर ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बता रहा है हम लोगों को कि हम यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए बात को समझिएगा कि अगर हम लिखें कोई वेक्टर ए, तो देखिए वेक्टर हम लोग क्या सीखे हैं कि वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये बात सीखे थे कि नहीं बताइए। और ये भी हम लोग सीखे थे कि एक वेक्टर को जो है हम किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एरो होता है, जिसमें एरो का जो लंबाई है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये जो एरो का डायरेक्शन है ये बताता है वेक्टर के डायरेक्शन को। सीखे थे ना इस बात को। यानी कि अगर यहां पर लिखा हुआ है एक वेक्टर, तो वेक्टर ए का मतलब क्या है कि इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या है, तो डायरेक्शन भी है कि नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं यूनिट वेक्टर निकालना, सोचिए एक निकालना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो सोचिए अगर 5 कोई संख्या है, ऐसा मानिए अगर कोई संख्या हमारे पास 5 है, तो 5 में अगर 5 से ही भाग लगा देंगे कितना बचा, 1, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर 100 में आप 100 से भाग लगाते हैं तो कितना बचेगा, 1। अगर आप 1000 में 1000 से भाग लगाते हैं, बताइए कितना बचेगा, 1। यानी कहने का मतलब जो संख्या आपके पास है, अगर उसी संख्या में उसी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 1। तो यहां पर देखिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अगर इसमें हम ए से भाग लगा दें तो ये क्या बचेगा, ए कैंसिल होके 1 ही तो बचेगा। यानी कि देखिए जब भी हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो देखिए ए के ऊपर यहां पर क्या है, कैप लगा हुआ है, तो ए के ऊपर कैप का मतलब हम लोग इसको समझेंगे यूनिट वेक्टर। यानी कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा देते हैं। देखिए यहाँ वेक्टर ए में क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। यानी कि अगर किसी वेक्टर का यूनिट, अगर देखिए किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, भाग लगा देना है, यानी डिवाइड कर देना है। ठीक है। या फिर देखिए मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड भी लगा करके लिखते हैं, या फिर सिंपली ये। तो बताइए इसका मतलब समझ में आया, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बताइए, समझ में आया यहां तक। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो भी वेक्टर आपके पास है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी जो है आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए इसको भी, और अगर नोट कर चुके हैं तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम जो है आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है। अब जो है हम लोग ये जो देख रहे थे ये क्या था, यूनिट वेक्टर था।
अब देखिए तीसरा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। हो गया सर, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए तीसरे टाइप्स का जो वेक्टर है ये कौन सा है, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, दो वेक्टर को देखे। पहला वेक्टर जीरो वेक्टर और दूसरा कौन सा था, यूनिट वेक्टर। अब तीसरा जो वेक्टर है हमारे पास ये है पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए डिफिनीशन पे अगर हम चलें तो देखिए डिफिनीशन क्या है, द लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, द लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट, द लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट, बीच नहीं होगा विथ होगा यहां पर, है ना, विथ। द लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट विथ द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि वह रेखा जो बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। तो इसका क्या मतलब है, तो आइए हम लोग एक बार इसके मीनिंग की बात करें। तो चलिए इसके मीनिंग को समझने से पहले जो है आप लोग हमें बताइए कि दिल्ली का दूरी कितना है। आप लोग पहले बताइए दिल्ली का दूरी कितना है। बताइए दिल्ली का दूरी कितना है, 1200 किलोमीटर, वेरी गुड। चलिए बताइए मुंबई का दूरी कितना है, मुंबई का दूरी कितना है बताइए। देखिए यही फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या है, जो चीज आप सोचते हैं वो होता नहीं है। नो आइडिया सर, आप ये दिल्ली का दूरी कैसे बता दिए। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे दिल्ली का दूरी कितना है तो ये मीनिंगलेस बात हो गया कि नहीं, इसका कोई अर्थ है। दिल्ली का दूरी 1200 किलोमीटर है ना। बताइए तो लंदन से क्या 1200 किलोमीटर होगा, बताइए फ्रांस से क्या 1200 किलोमीटर होगा, नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक लोकेशन देकर के पूछा जाता कि रांची से दिल्ली का दूरी बताइए, तब आप कहते सर 1200 किलोमीटर, तब हम इसको मान लेते हैं, हाँ वेरी गुड। लेकिन केवल हम बोले दिल्ली का दूरी कितना है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, यानी कि ये क्या हो गया, मीनिंगलेस बात हो गया। यानी कि किसी भी वेक्टर का, यानी कि किसी भी वेक्टर के पोजीशन को जानने के लिए, किसी भी वेक्टर के पोजीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस वेक्टर के पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप दिल्ली, आपका पॉइंट क्या था दिल्ली, आप ओरिजिन क्या लिए रांची, तब आपका दूरी 1200 किलोमीटर सही होगा। लेकिन अगर हम ओरिजिन ले लें लंदन तो होगा 1200 किलोमीटर नहीं। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सिंपल कोई पूछ दे कि कलकत्ता का दूरी कितना है, तो हम पूछेंगे ना कि भाई कलकत्ता का दूरी तुम कहां से पूछ रहे हो। तो इसी प्रकार से किसी एक ओरिजिन से हम किसी वेक्टर के पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी कि देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, तो एक लाइन है, एक मूल बिंदु, एक रेखा है जो क्या करती है, बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ती है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेन है हमारा, जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस और ये रहा हमारा ओरिजिन। यहां पर देखिए एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे। चलिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P। तो OP जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और मान लेते हैं कि ये जो है एंगल कितना है, थीटा है। कितना कोण है, थीटा। तो ये थीटा कोण कहां से बनाया, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया। तो देखिए पोजीशन वेक्टर को जो है हम लोग R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, R से।
पोजीशन वेक्टर को आर से हम लोग दिखाते हैं, तो आर को हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ओपी, है ना। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू ओ, विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि इस P का जो आप पोजीशन बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, इस P का जो आप पोजीशन बताए, इस P का पोजीशन कहां से बताए, तो इस P का पोजीशन आप O से बताए, तो O हमारा क्या है, ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू ओपी, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपी। और इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O, यानी कि P का स्थिति किसके सापेक्ष में, O के सापेक्ष में। क्लियर है यहां तक पॉइंट। यानी कि OP जो है हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए, इस डायग्राम को भी नोट करना है आपको, पोजीशन वेक्टर में ही, है ना। और नोट्स भी जो है आप लोग साथ में बनाते चलेंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो मोबाइल में जो है वीडियो ऑन कर लिए और सर का लेक्चर जो है क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तब जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। यानी कि देखिए, जब भी आप फिजिक्स ही नहीं, जब भी आप मैथ का भी देखें या फिर और भी किसी भी सब्जेक्ट का आप देखें, तो आप हमेशा लेक्चर को देखते समय साथ में कॉपी और पेन को जरूर रखें और बातों को नोट करते चलिए, है ना। राकेश कुमार नोट डाउन कर लिया सर, वेरी गुड। चलिए अब देखिए पोजीशन वेक्टर की हम और बात करें, तो देखिए पोजीशन वेक्टर जो है हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन देता है। कितना इंफॉर्मेशन देता है, दो। देखिए द पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोगों को स्थिति सदिश क्या करती है, दो चीजों के बारे में बताती है। और वो दो चीज क्या है, तो पहला देखिए द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जिस ओरिजिन से, देखिए जिस ओरिजिन से आप पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं, वहां से उसका स्ट्रेट लाइन क्या है। जैसे देखिए अभी आप बताए कि दिल्ली 1200 किलोमीटर है, तो ये मीनिंगलेस बात हो गया था। लेकिन जैसे ही अगर हम एक ओरिजिन ले ले रांची, तो रांची से दिल्ली को जो ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा वही 1200 किलोमीटर आया होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम, है कि नहीं। तो एक तो कि पोजीशन वेक्टर हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी ओरिजिन से। इसके बाद दूसरा बात जो है ये क्या बताता है, तो देखिए इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी बताता है, ये ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर इसको हम बोल दें ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल दिए, ईस्ट। ईस्ट कहने का मतलब पूर्व, ईस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, पूर्व। और इस डायरेक्शन को अगर हम बोल रहे हैं नॉर्थ, नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर। तो देखिए यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है डायरेक्शन को बता रहा है कि नहीं, तो देखिए ये जो वेक्टर है वो ईस्ट से पूर्व की ओर थीटा डिग्री के कोण पर है। वेक्टर किधर है, तो वेक्टर जो है थीटा कोण पे है ना, और किधर, तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू OP, या फिर सिंपल OP is directed at an angle theta, है ना, theta towards
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो देखिए ये किधर से है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। कितना डिग्री का ये कोण है, थीटा डिग्री के कोण पे है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर हम लोग को दो इंफॉर्मेशन क्या दिया, पहला तो ये दिया कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, और दूसरा चीज बताया कि ये वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में है। तो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से थीटा कोण पर पूर्व की ओर डायरेक्टेड है। क्लियर है यहां तक बात? तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हो गया? चलिए, तो यहां से अब जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। तो एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट को कहां से जोड़ती है, तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ती है। इसके साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन देती है। पहला स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी ओरिजिन से, और दूसरा चीज ये बताती है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग जल्दी से जो है एक बार बता दें। चलिए ठीक है, अब जो है देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आप लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हेडिंग क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर के और भी टाइप्स होते हैं, है ना, वेक्टर के और भी टाइप्स होते हैं जिनका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। जैसे और भी है, को प्लानर वेक्टर हो गया, को एक्सियल वेक्टर हो गया, है ना, तो और भी वेक्टर हैं, तो उनका चर्चा हम लोग क्या करेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। चूंकि जब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो कुछ कुछ ये टाइप्स ऑफ वेक्टर थे जिनका हमें यूज होगा, इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, इसको देख लिए। अब हेडिंग लगाइएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश के घटक। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया सदिश का घटक। ये जो आपका टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इस पर जो है आप पूरी तरह से कमांड रखेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, VVI है। VVI कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का यही वो पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ही वेक्टर का वह पार्ट है जो पूरे फिजिक्स में लगता है। कहीं पर भी देखिएगा कि जब मोशन हो रहा होगा किसी पार्टिकल का, तो उसके दो दो डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, उसी को हम कहते हैं। वहां पर आपको यही ट्रिक काम देगा। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा हो। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, और यहां पर चलिए इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए जो है थीटा एंगल पर क्या है, डायरेक्टेड है। तो देखिए ये वेक्टर ए जो है थीटा एंगल पर डायरेक्टेड है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा, तो देखिए ये वेक्टर का जो है एक्स एक्सिस में भी कुछ कंपोनेंट होगा, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, तो इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में भी होगा और इसका कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी। यानी कंपोनेंट कहने का मतलब कि ये जो हमारा वेक्टर है, चलिए इसका नाम दे देते हैं OA, यानी कि ये जो हमारा वेक्टर है OA, इस OA वेक्टर का एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू है, या फिर ये जो वेक्टर OA है इसका वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है ना, तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालने का जो तरीका है इसको सीखिए। टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर,
अलोंग एनी डायरेक्शन, यानी कि अगर आप किसी भी दिशा में वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ऑन द गिवन डायरेक्शन। यानी कि अगर हम किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के हेड से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अच्छा, यानी कि इसका मतलब यह हुआ सर कि ये वेक्टर का हेड यहां है तो यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें, तो हाँ बिल्कुल सही आप पकड़े, यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, लंब डाल देंगे, कहने का मतलब 90 डिग्री। तो ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ सर। बाई एक्सिस में क्या करें, तो बाई एक्सिस के लिए भी क्या करेंगे, इसी हेड से क्या करेंगे, यहां पर एक लंब डाल देंगे, है ना। अब जो है देखिए, ये हुआ कंपोनेंट निकालने का तरीका, लंब तो डाल दिए। अब लंब डालने के बाद क्या करें, तो देखिए द लेंथ इनक्लोजेस along the direction is called component of vector। यानी कि लंब डालने के बाद जो लंबाई उस डायरेक्शन में क्या होगी, घिर जाएगी, वही वेक्टर का क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। यानी कि ये जो लेंथ आया हमारा यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन। ये जो देखिए यहां पर, चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए बी, और इसका नाम देते हैं सी। तो OB क्या है, एक्स का कंपोनेंट, और OC क्या है, ये जो लंबाई आया ये क्या है, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट है बाई डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है बात? अगर यहां तक क्लियर है तो आप लोग कमेंट करें एक बार, और इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट कर लें। फिर हम लोग सीखते हैं कंपोनेंट निकालते कैसे, फिर जो है कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। योगेंद्र जी, दीपक जी, राकेश कुमार सर, डाउन लाइन एक्स एक्सिस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, अभी हम दिखाते हैं, है ना। चलिए, तो अब जो है हम लोग कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। तो देखिए कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका होता है। तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, चलिए ये है हमारा एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा ओरिजिन। अब मान लीजिए कि यहां पर जो है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्टेड है। चलिए यहां पर क्या है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर ए। ये वेक्टर जो है थीटा एंगल पर क्या है, डायरेक्टेड है ना। सर नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है सैफ राजा, बिल्कुल अभी क्लियर है, अभी दिख रहा है ना, ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, यहां पर ये एक्स एक्सिस और यहां पर ये क्या है,
बाई एक्सिस, और यहां पर इधर एक वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालें, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में क्या मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर ए का बाई एक्सिस में क्या मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे। तो चलिए कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था, तो कंपोनेंट निकालने का जो तरीका हम लोग सीखे वो ये सीखे कि वेक्टर के हेड से जिस डायरेक्शन में, देखिए वेक्टर के हेड से जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक ये परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इधर भी हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस के अलोंग भी क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये O है, ये A, ये B और ये क्या हो गया, C, नाम दे दिए। तो देखिए ये वेक्टर A से जब हम परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना लेंथ को इनक्लोज किया, OB। तो OB को हम लोग लिखते हैं, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, इसको AX लिखते हैं। यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू क्या है, AX, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A का मतलब हुआ कि वेक्टर A का X एक्सिस में कंपोनेंट। इसके बाद देखिए ये जो कंपोनेंट है वेक्टर OC जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A बाई, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, A बाई, यानी कि वेक्टर A का बाई में कंपोनेंट। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, OC इज इक्वल टू A बाई, OC इज इक्वल टू A बाई, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। क्या पढ़ेंगे, बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। अब जो है कंपोनेंट तो हमको मालूम चल गया कि AX और A बाई ही क्या है, कंपोनेंट है, यानी कि AX जो है वेक्टर A का X डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया और A बाई जो है वेक्टर A का बाई में कंपोनेंट हो गया। तो सर AX का वैल्यू कैसे निकाले, AX का वैल्यू कैसे निकाले, है ना। तो AX का जो है हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। तो देखिए वैल्यू हम लोग जो है यहां पर कैसे निकालें, तो इतना बात आपको क्लियर है। डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम ले लेते हैं, देखिए इन ट्रायंगल OAB, किस त्रिभुज को ले रहे हैं, OAB को। देखिए OAB, तो इस त्रिभुज में देखिए तो एक एंगल जो है ये 90 डिग्री है क्या, तो इस त्रिभुज में जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो त्रिभुज है हमारा OAB कैसा त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल में हम लिखना चाहें कॉस थीटा, क्या लिखना चाहें, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लिए कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, और यहां पर हम लोग कॉस थीटा अगर लिखना चाहें तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, तो सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर ये एंगल है तो बेस तो हमारा OB होगा, यानी कि बेस अपॉन और हाइपोटेनस क्या हो गया, OA। अच्छा, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो OB बताइए कितने के बराबर है, तो OB हमारा AX के बराबर है, और OA कितना है,
तो OA को हम बोल सकते हैं वेक्टर A, यानी कि A का मैग्नीट्यूड लिख दिए। यानी कि यहां से हम AX लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AX हमारा क्या आ गया, तो AX आ गया A cos थीटा। यहां पर AX कितना आ गया, A cos थीटा। यानी कि वेक्टर A का जो है X कंपोनेंट कितना आया, तो X कंपोनेंट आ गया A cos थीटा। यानी कि ये AX का जो वैल्यू है कितना है, A cos थीटा। यानी कि इस वेक्टर A का X डायरेक्शन में जो मान होगा वो होगा A cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बाई कंपोनेंट निकालते हैं। तो एक बात बताइए, ये OB और ये लाइंस पैरेलल हैं क्या, चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो पैरेलल होगा। तो ये एंगल जब थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा क्या, और जब ये थीटा होगा तो अब देखिए हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे OAC को, तो इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC। इन ट्रायंगल OAC। देखिए ट्रायंगल OAC में अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, साइन थीटा, तो बताइए साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर एंगल है हमारा थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो जाएगा, OC, और हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा, OA। यानी कि यहां पर हम लिख देंगे OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। तो यहां से देखिए साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू OC कितने के बराबर है, तो OC जो है A बाई के बराबर है। OC कितने के बराबर है, A बाई के बराबर। और OA कितने के बराबर है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो यहां से बताइए A बाई कितना आ गया, तो A बाई आ गया A साइन थीटा। A बाई कितना आ गया, A साइन थीटा। यानी कि वेक्टर A का जो है X कंपोनेंट कितना आया, A cos थीटा, और वेक्टर A का जो है बाई कंपोनेंट कितना आया, तो A साइन थीटा। तो इस चीज को भी जो है आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और अगर यहां तक क्लियर है तो आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें क्लियर। वन एग्जाम्पल देंगे, इसका एग्जाम्पल चिंता नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे, ये जो हाई स्कूल का बैच है इसमें आपको ट्रिक और टेक्निक भी बताया जाता है ना। और आप सवाल के जरिए ये महसूस भी किए होंगे कि हम लोग पहले तो सवाल को कॉन्सेप्ट के जरिए सीख लेते हैं, फिर जो है हम लोग उसको कुछ ना कुछ ट्रिक के जरिए भी सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। तो देखिए ट्रिक या टेक्निक, ट्रिक या फिर इसको आप बोल सकते हैं टेक्निक। तो देखिए टेक्निक क्या होगा, तो हम सारे एंगल को लिख लेंगे कॉस थीटा में। जैसे देखिए अगर AX लिखना है ना, तो हम लिखेंगे A cos, क्या लिख देंगे, A cos। A cos जो है हम हमेशा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A cos। तो लिख दिए A cos। अब यहां पर देखिए एंगल कितना है, थीटा, तो लिख दिए A cos थीटा। थीटा क्यों लिखें, क्योंकि वेक्टर A जो है ये X एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। अब अगर आपको लिखना होगा इसका बाई कंपोनेंट, तो फिर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे A cos। जब भी आपको कंपोनेंट निकालना हो तो आंख बंद करके एकदम लिख दीजिए A cos। A cos लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि वो वेक्टर जो है जिस डायरेक्शन में हम उसका कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं उसमें कितना एंगल बना रहा है। तो सोचिए ये वेक्टर A बाई के साथ कितना बना रहा होगा, तो ये तो पूरा एंगल होता है 90,
और जब ये थीटा है तो ये एंगल कितना रहा होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर एंगल की जगह पर कितना रख देंगे 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे याद रखें, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर आधारित आपको एक सवाल देते हैं। चलिए ठीक है, प्रवीण कुमार क्लियर है, प्रिस्का सुनीता टिर्की क्लियर है, ठीक है वेरी गुड, राकेश जी क्लियर है वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब जो है अब देखिए हम लोग कुछ और बात को समझते हैं नोट में। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर ये एंगल क्या है थीटा। तो अगर हम इस वेक्टर को क्या कर दें, अगर हम नीचे लाते जाएं, यानी कि थीटा को अगर हम क्या कर दें घटाते जाएं, अगर ये वेक्टर यहां पर है तो इसका कंपोनेंट ये हो, अगर जो है हम इस एंगल को थोड़ा सा घटा दें तो हो सकता है कि वेक्टर यहां पर आ जाए इसका कंपोनेंट, और अगर इसको हम पूरी तरह से यहां पर ले आए, है ना, देखिए समझिएगा बात को, फिर से समझिएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहां पर है एक वेक्टर, तो यहां से अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहें तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि कंपोनेंट हमारा ये हो जाएगा, है ना। इस बार कंपोनेंट क्या है, चलिए ओ ए, इसको बोल देते हैं बी। अब क्या करते हैं कि हम थोड़े से एंगल को यहां पर घटा देते हैं, तो एंगल को घटाएंगे तो वेक्टर थोड़ा सा झुक जाएगा। अब यहां पर जब कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि ओसी हो जाएगा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होगा ओसी। अगर थोड़ा सा हम और एंगल को बढ़ा दें तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ओटी, और अगर इस एंगल को हम पूरी तरह से घटा करके जीरो कर दें तो ये वेक्टर बताइए क्या एक्स एक्सिस पर लाई कर जाएगा। यानी कि जब हम यहां पर एंगल को घटा रहे हैं तो वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, और जब हम वेक्टर के एंगल को जीरो कर देंगे तब उसका कंपोनेंट जो है वेक्टर का क्या हो जाएगा, वेक्टर के लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि नोट में जो है पहला बात हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ component of vector is less than or equal to vector, is less than or equal to vector। यानी कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो या तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या फिर क्या होगा कम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट जो है कभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं होगा। कंपोनेंट जो है या तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और कम से कम की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, कम से कम की बात करें तो देखिए कम से कम कितना भी हो सकता है जीरो भी होगा, ठीक है ना।
लेकिन किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है ना। वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा कंपोनेंट कभी नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? है ना। इसके बाद देखिए, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि वेक्टर हमारा जो है पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे लाई कर गया। समझिएगा, वेक्टर क्या हुआ, तो ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे लाई कर गया, यानी कि ये बाई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो बाई में जो है इसका कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along any axis, component of vector along any axis which makes 90 degree with vector will 0। component of vector along any axis which makes an angle 90 degree with the vector will 0। यानी कि अगर कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा, 0। जैसे मान लीजिए कि अगर वेक्टर जो है किसी लाइन पर क्या कर जाए, लाई कर जाए, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया ना, तो यहां से आप परपेंडिकुलर भी डालेंगे तो ओरिजिन पर ही आ जाएंगे, आपको कंपोनेंट क्या मिलेगा, 0। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो आप लोग कमेंट कर दें, इसके बाद इसको नोट कर लें, फिर जो है आप लोग को एक सवाल देते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलिए तो आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, फिर आप लोगों को जो है एक सवाल देते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए तो अब एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। चलिए ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा बाई एक्सिस है, और चलिए इसको बोल देते हैं ये एक्स डैश एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स डैश एक्सिस। कोई हम एक एक्सिस ले लिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो नोट कर लें, क्या दिक्कत है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, और अगर प्रॉब्लम है उसमें तो नोट कर लीजिए, है ना। देखिए यहां पर जो है हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये है हमारा ओरिजिन, है ना। एक सवाल है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस। यहां पर ये वेक्टर ए जो है, मान लीजिए कि अल्फा एंगल बनाया, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है,
चलिए ये अल्फा, ये बीटा, और इसको बोल देते हैं गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो आप लोग जो है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का तीनों एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बताइए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का तीनों एक्सिस के लॉन्ग क्या करना है आपको? कंपोनेंट बताना है। चलिए देखिए एक नया सवाल है ना, तो इसको जो है हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम फिर से बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाता है उसको खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले इसको स्लाइड कर लेते हैं। स्लाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग ए का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। ये जो वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या कंपोनेंट है? तो देखिए आपको हम बताए ट्रिक, क्या बताया कि आप सीधा लिख दीजिए वेक्टर ए है तो ए कॉस लिख देना है। अब देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो यहां पर एंगल है अल्फा। कितना एंगल है? अल्फा। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ए कॉस अल्फा, ठीक है। अगर इसी वेक्टर ए का बाई एक्सिस के अलोंग आपको कंपोनेंट निकालना हो तो फिर क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे ए कॉस। अब देखिए ये वेक्टर ए जो है बाई के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो सोचिए ये पूरा एंगल तो 90 होगा, ये अल्फा है, तो वेक्टर ए बाई के साथ कितना कोण बनाया? तो 90 माइनस अल्फा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो देखिए आ गया क्या? साइन अल्फा। बताइए जब एंगल थीटा लिए थे तो क्या आया था? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अगर इसी वेक्टर ए का एक्स डैश एक्सिस के साथ आपको कंपोनेंट निकालना हो, वेक्टर ए और एक्स डैश एक्सिस के साथ, तो फिर से हमारा तरीका क्या होगा? तो हम लिख देंगे ए कॉस, और फिर क्या करेंगे? तो वेक्टर का देखेंगे कि उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए यहां ए जो है एक्स डैश के साथ कितना एंगल बनाया? तो अल्फा प्लस गामा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ए कॉस अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो ये जो है वेक्टर ए का कंपोनेंट आ गया तीनों एक्सिस के अलोंग। इसके बाद हमारे पास दूसरा वेक्टर कौन सा है? तो वेक्टर बी। तो अब देखिए वेक्टर बी का हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले बी का कंपोनेंट निकालते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो तरीका क्या होगा? तो हम लोग लिख देंगे बी कॉस, और फिर क्या करेंगे? एंगल देखेंगे। तो देखिए वेक्टर बी यहां एक्स यहां कितना एंगल बना रहा है? तो आप बोलेंगे बीटा प्लस अल्फा, यानी कि बी जो है एक्स के साथ कितना एंगल बनाया? बीटा प्लस अल्फा। तो कंपोनेंट क्या हो गया बी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग? बी कॉस बीटा प्लस अल्फा। अगर इस बी का जो है बाई एक्सिस के साथ हम कंपोनेंट देखें तो सोचिए बी जो है ये बाई के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? तो सबसे पहले तरीका क्या है लिखने का? बी कॉस। अब देखिए ये बाई के साथ कितना एंगल बनाया? तो सोचिए पूरा तो ये 90 है, यानी कि 90 में से हम अल्फा और बीटा को घटा दें तो वही एंगल बना रहा होगा बी बाई के साथ ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बी कॉस 90 माइनस बी कॉस 90 माइनस बी कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। लिख सकते हैं इसको कि नहीं? बी कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि यहां पर ये क्या बन जाएगा? बी साइन अल्फा प्लस बीटा।
यानी कि b जो है वेक्टर b का बाई के साथ क्या कंपोनेंट है, तो b साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए वेक्टर b का जो है x डैश एक्सिस के साथ हम कंपोनेंट देखते हैं। ये रहा हमारा वेक्टर b और ये रहा x डैश एक्सिस। तो कंपोनेंट लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले लिख देंगे b cos, तो लिख दिए b cos, और इसके बाद क्या करेंगे एंगल लिख देंगे। तो यहाँ पर एंगल कितना है, तो बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, तो लिख देंगे बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा। यहां तक समझ में आया कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये जो था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेक्टर का, है ना। ये जो है ऑलमोस्ट आपको फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे तो वहां पर कंपोनेंट का क्या होता है, काफी ज्यादा रोल होता है। तो इसको जो है आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। चलिए ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो आज का जो है सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना। और इसको जो है फिर से एक बार आप लोग को एज अ समरी बता देंगे, है ना। और फिर जो है अगले क्लास में, आज तो जो है कुछ ज्यादा सवाल नहीं हो पाया, तो अगले क्लास में जो है हम लोग सवाल के साथ आएंगे और जो है कुछ प्रीवियस ईयर के भी सवाल को लगाएंगे जो हमारे हाई स्कूल टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उनको भी लगाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। मैथ्स क्लास होगा क्या सर, जी बिल्कुल होगा मैथ्स का क्लास। तो जिस प्रकार से आपका अल्टरनेट में चल रहा था उसी प्रकार से चलेगा। तो आई थिंक मैथ का क्लास आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।